नमस्ते साथियों। कल की क्लास में हमने जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और केमिस्ट्री में अपना पहला टॉपिक केमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद आपने बात करी परमाणु की, और परमाणु की संरचना हमने स्टार्ट की थी। तो परमाणु के बारे में जो नॉर्मल फंडामेंटल कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके बारे में बात कर ली थी। अब उसी चीज़ को हम आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्लास की जब हम बात करें तो जब हम परमाणु की बात करते हैं तो हमें अपने माइंड में ये बातें क्लियर होनी चाहिए थी कि जब हम परमाणु की संरचना बनाते हैं, क्या बनाएंगे? परमाणु की संरचना। तो यहाँ पर जब भी आप परमाणु की संरचना बनाते हो तो इस प्रकार का एक डायग्राम बनाते हो, दो गोले बना देते हो, एक गोला अंदर और एक गोला बाहर। तो अंदर वाले गोले को आप क्या बोलते हो? आपने क्या बोला है? नाभिक, या इंग्लिश की बात करा तो इसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और बाहर जो भाग है उसके लिए नॉर्मली शब्द या तो आप बोलते हो बाह्य भाग, या इसको आप बोलते हो कोश, या इसको आप बोलते हो कक्षा। यहाँ से ये बातें समझना कि जब परमाणु की संरचना की बात करें, किसकी बात करें, किसका डायग्राम बना रहे हैं हम? चित्र परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर अभी हम काफ़ी पॉइंट ऐसे बात करेंगे जिसमें काफ़ी चीज़ें अपने को सीखने को मिलेगी। नॉर्मली जब आप परमाणु की डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हो तो अपनी लैंग्वेज में दो गोला बनाते हैं, एक गोलो अंदर और एक गोलो बाहर। तो इन आप बोला आंतरिक भाग, तो केंद्रीय भाग जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? नाभिक। बाहर वाले भाग को बाह्य भाग, या जो शब्द हम यूज करते हैं, जो शब्द हम यूज करते हैं वो क्या होता है? कोश या कक्षा। अब सीधी सी बात है कि कोश को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? सेल। कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हो? ऑर्बिट। ये विशेष बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि परमाणु के अंदर आपने तीन मौलिक कण पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो के अकेलो रेव है, तो परमाणु के बाहरी कोश में कौन सा मौलिक कण पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो चाहे कोश की बात करिए, कक्षा की बात करिए, परमाणु के बाह्य भाग में E- का मतलब इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर परमाणु के नाभिक की बात करें तो नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं, दोनों में डिस्टिंक्शन कम चलती है। अभी बात करेंगे इसके बारे में, काफ़ी अच्छी बातें बनेगी। तो इतनी आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम नाभिक की बात करें, किसकी बात करें? नाभिक की बात करें तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब आप सब जानते हो कि प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो प्रोटॉन को आप किससे लिखते हो? P+ से। न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट हम करते हैं। अब बाह्य भाग कोश कक्षा की बात करें तो सीधी सी बात है, आपने इसमें क्या लिखा? इसके अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? E-, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ से कुछ बातें समझने की कोशिश करना कि परमाणु की जब हम बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि परमाणु के नाभिक में कौन से दो मौलिक कण या अपरमाणु कण पाए जाते हैं? तो आपका सीधा सा आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। परमाणु के बाहरी भाग में या कोश में या कक्षा में कौन सा मौलिक कण पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि नाभिक पर चार्ज कौन सा होता है? नाभिक पर चार्ज कौन सा? देखो, नाभिक के अंदर दो कण होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पे प्लस। अर्थात नाभिक की बात करें तो नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर कि नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी अपने अल्फा कण वाले प्रयोग पर, जिसने उसमें सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। सोने की पन्नी पर कौन से कण की बौछार करवाई थी? अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। अब आप समझे कि वो अल्फा कण क्या है?
बता सको, ध्यान है कि अल्फा कण किसे कहते हैं, तो कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए कि अल्फा कण किसे कहते हैं। अब यहाँ से 2-3 बातें और ले लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से आप क्या कह सकते हो? न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, अब यहां से सीधी बात क्लियर थी कि इस नाभिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नाभिक की। तो नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और कौन सा प्रयोग किया था? सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। सोने के पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, जहाँ पर नाभिक की खोज की गई। तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और नाभिक पर चार्ज की बात करें तो नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ से थोड़ी सी बातें और कर लेते, फटाफट बात होगी कि परमाणु के आकार की बात कर लें। परमाणु का आकार जो हमने बनाया है, तो आपसे ये पूछा जाए कि परमाणु का आकार कितना होता है। 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो परमाणु का आकार कितना होता है और एक नाभिक का आकार कितना होता है। तो पहले हम बात कर लें परमाणु का आकार। तो यहां लिख रहा हूं कि परमाणु का आकार यह होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां लिखते हैं परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। अगर बात करें नाभिक की, तो नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। अब देखो यहाँ पर ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है, जो चीज़ें आप जानते हो। अब क्वेश्चन सुनना कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि परमाणु का आकार या परमाणु का व्यास कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर। और आप बता सकते हो क्या कमेंट्स में कि 10⁻10 मीटर को 10⁻10 मीटर को हम क्या कहते हैं, या 10⁻15 मीटर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आकार ये तो याद कर लोगे आप, परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर, परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर। ये तो आप समझते हो कि आप सोच रहे हो कि सर ये नाभिक तो छोटा होता है, परमाणु बड़ा, तो आपने ये ऐसा कैसे लिखा है। बेटा दिखवा में लगे कि अगर पावर माइनस की हो तो जितनी ज़्यादा माइनस में पावर उसी को मान बितो ही कम हो, तो नाभिक का आकार छोटा, परमाणु का आकार बड़ा होना है। तो यहाँ से आप एक बात और क्लियर कर लेना कि 10⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। अर्थात परमाणु का आकार किस में माप सकते हैं हम? एंगस्ट्रॉम में। एक का मतलब एंगस्ट्रॉम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक को, एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻15। तो ये कंसेप्ट अपने क्लियर होना चाहिए कि परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है और नाभिक का आकार होता है वो फर्मी मीटर कोटि का होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब था से एक बात कुछ मन बता दो कि आपा सुनिया कि समान आवेश कदर करना कौन रहे है, समान लोग है सागर कौन रहे, क्योंकि सागर है हम डिशम हो जाए। ठीक है, अब विपरीत लोग, अट्रैक्शन विपरीत में होता है, तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाता है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाता है। आप सब जानते हो कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं, तो बहुत सारे प्रोटॉन रहेंगे। तो प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो भी एक दूसरे के पास में बंधे हुए क्यों रहते हैं? क्योंकि इनमें डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होता? क्योंकि नाभिक का अस्तित्व कैसे है? नॉर्मली बात समझ में आ गई। उसे मेरे खेबा को मतलब क्या है? खेबा का मतलब इतना तो ये है कि प्रोटॉन पे जब हम कह रहे हैं कि समान आवेश एक साथ नहीं रह सकते, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन कैसे, बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकते हैं? बात पता है तो कमेंट्स में बता दिए, नहीं तो लास्ट तक वीडियो देखिए, लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब हम बात समझते हैं कि परमाणु के अंदर केवल ये 3 मौलिक कण ही नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन। इनके अलावा नाभिक में और भी काफ़ी मौलिक कणों की खोज की गई है जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक बात और बता दूं, गौर से सुन लेना कि परमाणु के द्रव्यमान की जब हम बात करें, परमाणु के द्रव्यमान की जब हम बात करते हैं तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है, परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर ही होता है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने लिखाया था कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना भारी होता है। इसका मतलब होगा कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में होता है, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कभी पूछा ना जाए। और सबसे अधिक द्रव्यमान की बात हमने कल की थी, किस में की थी? सबसे अधिक द्रव्यमान किस में होता है आपका? न्यूट्रॉन में, उससे कम प्रोटॉन में और सबसे कम इलेक्ट्रॉन में होता है। अब मैं 3-4 कण जो मुख्यतः आजकल अपने चल रहे हैं और कभी कभार उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन मौलिक कणों के अलावा मैं उनके नाम लिखता हूँ, फिर हम उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखो, एक शब्द तो आपका आएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक कण को हम बोलते हैं, थोड़ा गैप ले लेते आराम से हो जाए। एक कण को मैंने नाम दे दिया मेसॉन, एक को नाम मैंने दे दिया न्यूट्रिनो, एक को नाम दे दिया मैंने न्यूट्रिनो, और एक को नाम दे दिया मैंने एंटीप्रोटॉन। 4 कण लिखे। अब सबसे पहले नॉर्मली अपना जो क्वेश्चन आता है कि इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज किसने की थी? तो प्रोजेस्ट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो और एंटीप्रोटॉन। अब देखो, कुछ कण तो प्रतिकण होते हैं, प्रतिकण का मतलब विपरीत कण होते हैं। जैसे ये प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है, और एंडरसन ने इसकी खोज की थी। अब इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण होने का मतलब इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो प्रोजेस्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। मेसॉन की खोज युकावा ने की थी, जो पॉजिटिव नेगेटिव और ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य मतलब उदासीन कोई भी चार्ज हो सकता है, और इसका द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन से 200 गुना अधिक होता है। बेटा कणों की बात करें तो इनके अंदर भी लेप्टॉन, हैंड्रोन, काफ़ी ऐसे कण हैं जिनकी हम जितनी बात करें उतनी कम है। न्यूट्रॉनों की बात करें तो नाम से क्लियर न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, तो ये उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एंटीप्रोटीन, प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का विपरीत कण, तो चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, और द्रव्यमान प्रोटीन के बराबर। सेगन ने इसकी खोज की थी, इसकी पावली ने इसकी खोज की थी। तो चलो मैं लिख देता हूँ, काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाए। तो अब देखो, बात करें इसके बारे में कि इनके लिए लिखना है, क्या लिखा मैंने? पॉजिट्रॉन। सबसे पहले तो आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। प्रोजेस्ट्रॉन शब्द की खोज किसने, प्रोजेस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। और दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, प्रतिकण का मतलब उसका अपोजिट, अर्थात प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें तो इस पे आवेश है, आवेश है वो क्या होगा? नेगेटिव। और इसका द्रव्यमान की बात करें तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, तो है तो इलेक्ट्रॉन के समान लेकिन आवेश उसका विपरीत होगा, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये 4 पॉइंट तो हमने इसी की बात कर ली, पॉजिट्रॉन की। इसके बाद हो गया। इसके बाद दूसरा कण हम यहाँ पर ले रहे हैं मेसॉन। क्या लिखा? मेसॉन। अच्छा क्वेश्चन आता है मेसॉन के लिए कि मेसॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना, मेसॉन की खोज युकावा ने की थी। किसने की थी? युकावा ने। और मेसॉन पे पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य मतलब उदासीन कोई सा भी चार्ज हो सकता है, और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना होता है? 200 गुना होता है। इसके बाद मेसॉन हो गया। अब यहां हम लिख रहे हैं न्यूट्रिनो। क्या लिखा? न्यूट्रिनो। आवेश रहित, कोई आवेश नहीं, और द्रव्यमान भी लगभग नगण्य होता है। खोज याद रखना, इसकी खोज की थी पावली।
पाउली बोलते, पाउली बोल देते हैं, पाउली। तो पावली की बात करें तो पहले हम नॉर्मली जब झगड़ा होता था तब किसी को बोलते तेरी पावली चल रहा है क्या, तो पावली से बोले ना 54 पैसे, उसके लिए पहले एक शब्द काम लेते थे पावली। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, पावली ने की थी। और इस पे आवेश शून्य होता है और द्रव्यमान अनिश्चित होता है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो कि इस पे जो आवेश है वो तो क्या है, इसका क्या मानते हैं, शून्य, और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। द्रव्यमान क्या होता है इसका, अनिश्चित होता है। इसके पश्चात एक कण अपना और बच गया जिसको हमने नाम दिया था एंटी प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का विपरीत कण, तो सीधी सी बात है चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर। जगह कम बच्ची है बेटा, तो यहीं लिख लेते हैं। अगला एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का विपरीत कण क्या होता है, प्रोटॉन का विपरीत कण, और चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, और द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको नॉर्मल कंसेप्टली पता थी, फिर से हमने इसका रिवीजन कर लिया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक को आविष्कार कौन करियो, ये मान लो आपने तो कौन करियो, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अब क्वेश्चन अच्छा आता है कि अल्फा कण क्या होते हैं। अभी अल्फा कण आप समझा, 20 से पहले आप बात कर लें कि एक शब्द बोलते हैं हम प्रोटॉन, H+ आयन को हम प्रोटॉन कह सकते हैं, H+ आयन को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन। चलो उसकी बात हम वहीं डिटेल से करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मिटा के फिर वापस से हम आते हैं आगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अगला टॉपिक की बात कर लें आप। तो उम्मीद है आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे कि जो हम स्टार्ट कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ समझने लायक है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन। नॉर्मली आप पढ़ते हो कि चाहे कोई भी परमाणु या तत्व हो उसमें 3 कण होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन माइंड में क्लियर कर लेना, हाइड्रोजन के अंदर आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। मतलब हाइड्रोजन के अंदर क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में कौन से 2 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब एक डायग्राम समझने की कोशिश करो, जैसे हाइड्रोजन का हम डायग्राम बनाते हैं तो ओ तो होगा नाभिक हाइड्रोजन का, और ये इसका कोष कक्षा, ये बाह्य भाग हो गया। अब देखो हाइड्रोजन का आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं, प्रतीक क्या होता है, H, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। अभी हम आगे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इन सब की बात करेंगे डिटेल से। माइंड में क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी कितना होता है, 1। तो 1 प्रोटॉन है तो मैंने P+ लिख दिया। और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन भी, जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ये स्ट्रक्चर तो आपने किसकी बनाई है, हाइड्रोजन की बनाई है। अब मैं जो पूछ रहा था वो था H+। H+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग। H+ का मतलब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इसी डायग्राम को यहाँ फिर से समझते हैं। ये प्रोटॉन हो गया और ये, अब देखो इस हाइड्रोजन पे क्या था, ये H से H+ का निर्माण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा।
जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तब H+ बनेगा। इसका मतलब यहाँ से जब ये स्ट्रक्चर बनेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो ये H+ के स्ट्रक्चर हो गए। अब देखो इस H+ के पास केवल क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। इस H+ आयन के पास क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ से आप अपनी माइंड में एक बात क्लियर कर लेना, हाइड्रोजन आयन जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, H+, इसको आप क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन। क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन। फिर से बात क्लियर हो जाए, हाइड्रोजन आयन H+ क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। आपने सुना होगा वो अम्ल क्षार वाली बात कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, लेकिन कुछ जगह लिखा मिलेगा वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं उन्हें भी अम्ल कहते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे आराम से। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी कि हाइड्रोजन आयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अब बात हुई किसकी, एल्फा कण की। अब किसकी बात करें, एल्फा कण की। तो देखो परमाणु क्रमांक 1 परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर या संख्या कौन आवा है, हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे। अब देखो अगर हम समझे 2 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, हीलियम आता है भाई। 2 पे कौन आता है भाई, हीलियम आता है। नंबर 1 पर हाइड्रोजन, नंबर 2 पे हीलियम आता है। अब देखो यहाँ से समझते कि हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर अगर आप समझो तो इस हीलियम के पास 2 तो प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बनाया आपने नाभिक। इस नाभिक में 2 तो क्या होंगे, प्रोटॉन, और 2 क्या होंगे, 2 होंगे न्यूट्रॉन, और 2 ही इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर आपने किसकी बना ली, हीलियम की। अब क्या होता है जब हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, हीलियम जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कंडीशन क्या आती है, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, और ये कंडीशन आ गई। तो ये हो गया He2+। तो हीलियम ने, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं प्रोटॉन के लिए और एल्फा कण के लिए, तब हम थोड़ा सा इस पर डिटेल से बात करें कि हीलियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बचा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचा। इसी कण को हम एल्फा कण बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से आप ये समझो कि आपसे ये पूछा जाए एल्फा कण क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं द्विधनावेशित हीलियम नाभिक को या हीलियम आयन को, द्विधनावेशित हीलियम आयन को हम क्या कहते हैं, एल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्फा कण। तो रियल में बिल्कुल एकदम कंसेप्टली आपके माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए कि हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन को आप क्या कह सकते हो, प्रोटॉन कहते हैं। और क्वेश्चन आएगा एल्फा कण किसे कहते हैं, तो द्विधनावेशित हीलियम आयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। अब देखो यहाँ से ये भी क्लियर हो, द्विधनावेशित अर्थात इस एल्फा कण के अंदर, इस एल्फा कण में 2 तो प्रोटॉन होंगे और 2 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि एल्फा कण में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इको मतलब कि एल्फा कण के अंदर 2 तो प्रोटॉन होवे और 2 अपना क्या होवे, न्यूट्रॉन होवे। तो कंसेप्टली बात थी, नॉर्मल ये चीज़ें आप सब जानते हो, फिर भी हमने इसके बारे में बात कर ली। इसके बाद अपना जो आगे स्टार्ट करते हैं वो आता है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक आता है इसमें द्रव्यमान संख्या। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मिटा देते हैं इसको। अब देखो एक के बाद आप बात करा कि थाने एक बात पूछू, बता दियो समझ में आई तो, कि परमाणु क्रमांक पढ़िया उसी
9th क्लास 10th में पढ़ता था, साइंस वाला मास्टर एक ही काम करते आता ही बोला याद करो 1 से लेकर 20 तक, और बी टाइम अपन याद ही नहीं है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से। लेकिन बाद में 10th तक हम 20 तक याद करते थे। तो अब हम बात करें कि था से एक ही क्वेश्चन है तो कि हाइड्रोजन ने नंबर 1 पर रखा, हीलियम ने नंबर 2 पर रख लिया, और सोडियम अब वो 11 नंबर पर आ है। तो अब एक क्यों क्रम है कि सोडियम को हम 1 नंबर पर नहीं रख सकते क्या, हाइड्रोजन को 11 नंबर पे। तो इसी चीज़ के सॉल्यूशन में बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने इनको इस प्रकार से नंबरिंग क्यों दिए। तो इसके लिए एक शब्द आता है आपका परमाणु क्रमांक, उसके बारे में हम बात करते हैं। समझना बहुत सी परमाणु क्रमांक इन्हें आप परमाणु संख्या या अंग्रेजी में बात करा तो एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात करेंगे। आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व को एक स्थान दिया गया है, और वो स्थान किसके आधार पर दिया गया है, परमाणु क्रमांक पे। परमाणु क्रमांक पे जानते हो तो बता दीजिए कमेंट्स में, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। आवर्त सारणी को बापू की ने बोला करा है, ठीक है। तो कमेंट्स में दो, आप एक बात कर लेना कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में जो स्थान दिया गया है वो परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के आधार पर दिया गया है। अब इसका निर्धारण किया गया है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड कर लिया कि जिस तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे, जिस तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे, जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें प्रोटॉन कितना, 1 है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसका लॉजिक उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। अब यहाँ से एक बात और क्लियर कि परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या इन तीनों की संख्या फिक्स होती है क्या, इन तीनों की संख्या फिक्स होती है क्या कि हर तत्व में, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो हर तत्व में इनकी संख्या फिक्स होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो आगे पीछे हो सकती है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से एक बात कर लेना कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर की बात करें तो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या है। किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या है, अर्थात जितना प्रोटॉन होगा उसका परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं कि जब परमाणु उदासीन हो, यहाँ लिख रहा हूँ, उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में, ये बात कर लेकिन परमाणु जब उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या होती है वो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती, न्यूट्रॉन सॉरी किसकी, जो उसमें होश खो जाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। कि उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, उदासीन परमाणु में परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ से आपके क्लियर होना चाहिए कि जैसे आपने हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 1, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना दिया, 2, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम सोडियम की बात करें, किसकी बात करें, सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11। तो सीधी सी बात, जितनी प्रोटॉन की संख्या वित्तोपी को परमाणु क्रमांक, तो जितनी प्रोटॉन की संख्या उतना उसका परमाणु क्रमांक। तो अब बात आगे समझ में आ गई। अब एक बात और कर ली मैं कि
सवाल बहुत बार थोड़ा घुमा कर दे देता है कि किसी तत्व का प्रतीक ये है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन, और उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होगी। अब थपोल से सर इलेक्ट्रॉन तो पत्तो चाल को, प्रोटॉन को पत्तो चाल को माना है। अब माना आ क्या ध्यान पड़ से कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होती, तो न्यूट्रॉन का पता लगाने के लिए हमारे पास एक संख्या होती है द्रव्यमान संख्या। किसकी बात कर रहे हैं हम? द्रव्यमान संख्या की। आ जाओ अब आगे बात कर लें। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को मास नंबर बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या को क्या बोलते हैं हम? मास नंबर। देखो द्रव्यमान संख्या मास नंबर। हाँ, एक विशेष ध्यान रखना कि द्रव्यमान संख्या को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऐसे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऐसे करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर म्याऊ म्याऊ, डी फॉर, अब बोल दो आप ही। तो द्रव्यमान संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। जेड फॉर बस तक बात सुनियो ना कि अंग्रेजी फल से शुरू करके जानवर बना छोड़ दिया जेड फॉर जेबड़ा से, और आपने हिंदी की वर्णमाला कैसे कबूतर से लेकर गया से ज्ञानी बना थोड़ा लास्ट में। तो जेड फॉर जेबरा होता। तो याद रखना है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद कर लेना, जेड से। किसे लिखते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जिसको बोलते हो आप, उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सीधी सी बात है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा बार घुमा फिरा बात करना कि द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हो गया कि नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग है वो आपको क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या की जब हम बात करें तो द्रव्यमान संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। द्रव्यमान संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। तो प्रोटॉन को लिखते हैं पी से और न्यूट्रॉन को एन से। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। सीधी सी बात है। द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ऐसे। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? किसी भी परमाणु में के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब सीधी बात, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। अर्थात उसकी द्रव्यमान संख्या में से, जब आप प्रोटॉन को घटा दोगे, जब उसकी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखो, इस परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की सहायता से किसी भी तत्व को प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी भी तत्व को हम कैसे दर्शाएं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात याद करना कि तत्वों को प्रदर्शित करना, तत्वों को प्रदर्शित करना। तो किसी भी तत्व को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसको एक लिखने का तरीका ये बनाया हमने कि यहाँ तो होगा एक एक्स बना दिया, इसके पैरों में कर दिया जेड। देखो ABCD, सबसे पहले में ABCD में ए आवा तो ए ने तो लिख दियो ऊपर, और सबसे लास्ट में आवा जेड तो जेड ने लिख दियो नीचे। तो किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि एक्स का मतलब हुआ तत्व का प्रतीक, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक उसके पैरों में आएगा, उसके नीचे आएगा। और द्रव्यमान संख्या भार हुआ, वजन हुआ तो बिन सिर पर रखना पड़े, तो द्रव्यमान संख्या कहाँ रखी जाती है? सिर के ऊपर। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसको अगर हम समझने की बात करें तो एक्स का मतलब, ये जो एक्स है वो तो क्या हो गया? तत्व का प्रतीक। एक क्या हो गया? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। और जेड क्या हो गया? उस तत्व का परमाणु क्रमांक। तो बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का ये तरीका होता है। किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का ये तरीका, जैसे एग्जाम्पल आप लिखते हो, जैसे यहाँ बात कर लेते इतने से में कि
कार्बन है, तो मैंने क्या लिखा C612, C612। अब पूछ लिया कि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। एक कंपाउंड दे दिया आपको और सीधा सा पूछ लिया कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो मुझे ये पता है कि कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इस पे कोई प्लस माइनस का चार्ज है क्या, नहीं है, उदासीन है। तो उदासीन होने का मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तभी तो जितना प्लस का जितना माइनस का बराबर 0। अब देखो, अब मुझे क्या निकालनी है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या था कि उसकी द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दो, उसकी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा दो। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12 और 6 गया प्रोटॉन, तो 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, 6। तो इनमें न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा, और द्रव्यमान संख्या आप जानते हो 12 है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल ले, जैसे एग्जाम्पल यहाँ से ले लिया मैंने, Na11 और यहाँ 23 रख दिया सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 13। तो यहाँ से साफ क्लियर हो जाएगी आपके कि इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पूछा जाए तो प्रोटॉन कितने होंगे, 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब बताओ 23 में से 11 गया, कितना बच गया, 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर कितनी हो गई, 12 हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर कितनी हो गई, 12 होगी। अब आप बात कर लें क्या होता है, ये तो बातें आपकी हो गई। मैंने शुरुआत में आपको एक चीज़ पूछी थी कि नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं, उन पे प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज हमने बचपन से पढ़ा कि कभी पास रह ही नहीं पाते, फिर भी वो नाभिक में कैसे रह जाते हैं। तो इसके लिए बात करें, छोटी सी बात कर लेते हैं कि जो अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले नाम तो होने दो। तो इसी के लिए बात है कि प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब होता है क्या कि आपने पढ़ा होगा कि सबसे प्रबल बंध की बात करें, प्रबल बल की बात करें तो नाभिकीय बल होता है, और नाभिकीय बल इतना प्रबल होता है कि इनको पास रख सकता है। दूसरी बात कि इनके अंदर अगर हम थोड़ा डीपली नहीं जाने जाते तो होता क्या है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। तो इनके अंदर रिएक्शन चलती रहती है, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। आज एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो हम कल की क्लास में करेंगे, कि कल अपनी एक बात छेड़ी थी AMU, एक AMU बराबर कितना होता है, जानते हो तो कमेंट्स में बता दीजिए। हाँ, और इस टॉपिक के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी टॉपिक कंप्लीट होते हुए। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के ऑब्जेक्टिव टाइप एक वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख लेना। तो क्वेश्चन था आज के लिए, एक AMU बराबर कितना होता है, एक AMU क्या होता है, उसके बाद इसकी बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।